हेलो नमस्कार साथियों, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद की ओर से जारी प्रश्न बैंक की सीरीज में हम पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में कक्षा 12 भौतिक विज्ञान का अध्याय नंबर 8 विद्युत चुम्बकीय तरंगे, जो कि पाठ्य पुस्तक के अध्ययन के आधार पर है और ये बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि इनमें से किसका तरंग दैर्घ्य न्यूनतम होगा। तो तरंग दैर्घ्य न्यूनतम किसका होगा हमें ये बताना है। हमें ये ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसके लिए मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि जो तरंगों का जो बढ़ता क्रम होता है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। गामा किरण, एक्स किरण, पराबैंगनी किरण, दृश्य तरंगे, अवरक्त तरंगे, माइक्रोवेव तरंगे और रेडियो तरंगे। रेडियो तरंगे जो होती है उसकी आवृत्ति सबसे ज़्यादा होती है, 10⁴ मीटर की कोटि की होती है। और जो गामा किरण होती है उसकी तरंग दैर्घ्य 10⁻⁻14 मीटर की होती है, जो कि न्यूनतम होती है। और ये रेडियो तरंग की अधिकतम होती है। और ये इसका क्रम है, ये इसका जो क्रम है वो बढ़ता क्रम है। तो बढ़ता क्रम है तो इसमें से हमें न्यूनतम तरंग दैर्घ्य, तो न्यूनतम तरंग दैर्घ्य जो होगी वो गामा किरण की होगी। किसकी होगी? गामा किरण की न्यूनतम तरंग दैर्घ्य होगी। और इसके लिए मैंने ट्रिक भी बता रखी है, रामी लुक्सी, रामी एल यू एक्स बाय। ये जो ट्रिक है, ये ट्रिक है तरंग दैर्घ्य के घटते क्रम को बताती है। आर है यहाँ पे रेडियो तरंग है, एम माइक्रोवेव है, इंफ्रारेड है, विजिबल लाइट है और अल्ट्रावायलेट है, एक्स किरण है और गामा किरण है। इस तरीके से ये तरंग दैर्घ्य का जो है घटता क्रम है। तो सबसे कम जो तरंग दैर्घ्य होती है वो होती है गामा किरण की, तो इसका सही आंसर होगा गामा किरण। फिर है दूसरा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, मैक्सवेल समीकरण 4 नियमों को निरूपित करता है, इनमें मैक्सवेल एम्पीयर नियम संबंधित करता है। तो मैक्सवेल एम्पीयर का नियम किस बात को संबंधित करता है? तो इसमें जो है पहला ऑप्शन है चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की दर को कुल धारा से, यानी कुल धारा जो है वो चुंबकीय फ्लक्स की परिवर्तन की दर होगी। दूसरा है चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की दर को कुल विस्थापन धारा से, चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की दर को धारा से, और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए मैक्सवेल एम्पीयर का जो नियम होता है वो बताता है ID बराबर एप्सिलॉन नॉट डी फाई बटा dt। तो यहाँ अगर हम फाई का फॉर्मूला लिखें, फाई ई बराबर जो होता है वो ई डॉट ए होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे तो ID बराबर ए एप्सिलॉन नॉट डी ई बटा dt हो जाएगा, जो कि विस्थापन धारा को व्यक्त करता है। तो विस्थापन धारा जो होती है वो फ्लक्स में परिवर्तन की दर और एप्सिलॉन नॉट के गुणा के बराबर होती है, या फिर हम कह सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन की दर के बराबर होती है। तो यहाँ ऑप्शन में दे रखा है चुंबकीय फ्लक्स की परिवर्तन दर को कुल धारा से। तो कुल धारा तो होगी नहीं, एप्सिलॉन नॉट गुणा में आएगा। तो इनमें से कोई सी भी बात इससे मैच नहीं कर रही है, तो इनमें से कोई नहीं इसका सही आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवरक्त किरणें इन क्षेत्रों के मध्य स्थित होती है। अब इनमें से अवरक्त किरणें किन क्षेत्रों के मध्य स्थित होती है वो हमें बताना है। तो अवरक्त किरणों के लिए यहाँ पे अपन ट्रिक जो मैंने आपको भी ट्रिक बताई थी, रामी लुक्सी, रामी LUXY। तो कौन सी तरंग है? अवरक्त बोले तो इंफ्रारेड जो होगी वो सूक्ष्म तरंग और दृश्य तरंग के बीच में आएगी। तो M है माइक्रोवेव, L है लाइट, तो इनके बीच में जो आएगी तो इसका सही आंसर होगा बी ऑप्शन, सूक्ष्म तरंगों एवं दृश्य प्रकाश के बीच होगी अवरक्त किरणें। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसकी तरंग लंबाई न्यूनतम होती है? तो आपको इसमें से तरंग लंबाई न्यूनतम किसकी होगी वो बतानी है। तरंग लंबाई न्यूनतम होने का मतलब है तरंग दैर्घ्य न्यूनतम होनी चाहिए, यानी लैम्बडा न्यूनतम होना चाहिए। तो वो किसका होगा? तो तरंग दैर्घ्य जो न्यूनतम होता है वो गामा रे का होता है, ये हमने पहले भी पढ़ा था, गामा रे का होता है। फिर इसके बाद विद्युत चुम्बकीय तरंगों की उत्पत्ति इनके द्वारा होती है, किसके द्वारा होती है? देखिए, विद्युत चुम्बकीय तरंगों की उत्पत्ति के लिए एक त्वरित आवेश की जरूरत पड़ती है, और त्वरित आवेश से विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और ये वेव्स बनती है। तो एक त्वरित आवेश की जरूरत होती है यहाँ पे। फिर इसके बाद में नेक्स्ट है, विद्युत चुम्बकीय तरंग कैसी प्रकृति का होता है? तो विद्युत चुम्बकीय तरंग अनुप्रस्थ प्रकृति का होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत चुम्बकीय तरंग का संचरण कैसा होगा? तो इसके अंदर हम कह सकते हैं विद्युत क्षेत्र के लंबवत, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत, दोनों के लंबवत। तो दोनों के लंबवत होता है, और इसका जो चित्र है आप ये देख सकते हो, ये विद्युत चुम्बकीय तरंग का चित्र है। इसमें ये जो घटक हैं ई के हैं और ये नीचे वाले बी के हैं, और ये तरंग संचरण की दिशा है। ठीक है, ये तरंग संचरण की दिशा है, तो दोनों के लंबवत होती है।
इसके बाद इनमें से कौन कथन गलत है? तो गलत कथन हमें देखना है इसमें से। तो पहला कथन है विद्युत चुम्बकीय तरंगें अनुप्रस्थ होती है, तो ये बात तो सही है। विद्युत चुम्बकीय तरंगें निर्वात में प्रकाश के वेग से चलती है, ये बात भी सही है। विद्युत चुम्बकीय तरंगों के वेग सभी माध्यमों में समान होते हैं, तो ये बात गलत है। विद्युत चुम्बकीय तरंगें त्वरित आवेश से उत्सर्जित होती है, ये भी सही है। तो गलत कथन ढूंढना था, तो गलत कथन जो होगा वो सी ऑप्शन होगा, तो सी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। इसके बाद है 10वां, दूर संचार के लिए उपयुक्त विकिरण कौन सी है? तो दूर संचार के लिए एक माइक्रो तरंग जो होती है वो उपयुक्त होती है, तो दूर संचार के लिए माइक्रो तरंग आएगा। इसके बाद है माइक्रो तरंग की आवृत्ति। तो माइक्रो तरंग की जो आवृत्ति होती है वो रेडियो तरंग से बताना है। तो रेडियो तरंग की तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होती है, माइक्रो की कम होती है। और आवृत्ति की बात करें तो आवृत्ति माइक्रो तरंग की ज़्यादा होती है और रेडियो की कम होती है। तो रेडियो तरंग की आवृत्ति से अधिक होती है किसकी? माइक्रो तरंग की आवृत्ति, तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर है इसके बाद विद्युत चुम्बकीय तरंग कौन सा गुण प्रदर्शित नहीं करता है? ध्यान देना, नहीं का जवाब देना है। तो विद्युत चुम्बकीय तरंग निम्न में से कौन सा गुण प्रदर्शित नहीं करता है? तो ये तो ना तो परावर्तन, दुर्बण, विवर्तन, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं इसका सही आंसर होगा। तो ये तीनों ही करता है, तो इनमें से कोई नहीं इसका सही आंसर होगा। इसके बाद है नेक्स्ट खालिस्तान है। विद्युत चुम्बकीय तरंगों के संचरण के लिए खालिस्तान की आवश्यकता नहीं होती है। तो विद्युत चुम्बकीय तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। फिर है विद्युत चुम्बकीय तरंग की तीव्रता तरंग संचरण की दिशा के लंबवत एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड स्थानांतरित ऊर्जा को तरंग की क्या कहते हैं? दोबारा सुनना, विद्युत चुम्बकीय तरंग की तीव्रता तरंग संचरण की दिशा के लंबवत एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड स्थानांतरित ऊर्जा को तरंग की क्या कहते हैं? तो इसे अपन पॉइंटिंग सदिश कहते हैं। पॉइंटिंग सदिश को अपन एस वेक्टर से डिनोट करते हैं, और एस वेक्टर जो होता है वो ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बटा म्यू नोट होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो पॉइंटिंग सदिश होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंटिंग सदिश। पॉइंटिंग सदिश का सूत्र याद कर लेना। फिर है परिवर्तनशील विद्युत क्षेत्र के कारण उत्पन्न धारा को खालिस्तान धारा कहते हैं। तो परिवर्तनशील विद्युत क्षेत्र के कारण उत्पन्न धारा को विस्थापन धारा कहते हैं। क्या कहते हैं? विस्थापन धारा कहते हैं। विद्युत चुम्बकीय तरंग के संचरण में विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र परस्पर खालिस्तान होते हैं। तो विद्युत चुम्बकीय तरंग के संचरण में विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र परस्पर लंबवत होते हैं। कैसे होते हैं? लंबवत होते हैं। फिर है विद्युत चुम्बकीय तरंगें जिस सतह पर गिरती है उस पर दाब डालती है। विद्युत चुम्बकीय तरंगों द्वारा डाले गए दाब को क्या कहेंगे? विकिरण दाब कहेंगे। तो उसको अपन विकिरण दाब कहते हैं। विद्युत क्षेत्र, फिर है नेक्स्ट विद्युत क्षेत्र सदिश जिस तल में कंपन करता है उसे ऊर्जा तल कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे ऊर्जा तल कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एम्पियर मैक्सवेल नियम का गणितीय रूप लिखो। तो एम्पियर का नियम तो क्लोज इंटीग्रल बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर बराबर म्यू नॉट सिग्मा आई होता है। और एम्पियर मैक्सवेल का नियम जब जुड़ जाता है तो इसमें क्लोज इंटीग्रल बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर बराबर म्यू नॉट सिग्मा आई जो आएगा वो आई सी और आई डी धारा के योग के बराबर आएगा। आई सी प्लस आई डी के बराबर आएगा। म्यू नोट का गुणा आई सी से कर देते हैं म्यू नोट आई सी, और म्यू नोट का गुणा आई डी से करते हैं तो म्यू नोट आई डी हो जाता है। और आई डी का जो सूत्र होता है वो होता है एप्सिलॉन नॉट डी फाई बटा डी टी। तो ये एम्पियर मैक्सवेल का गणितीय रूप होता है। उसके बाद रिमोट नियंत्रकों में कौन सी विद्युत चुम्बकीय तरंग का उपयोग किया जाता है? तो रिमोट नियंत्रकों में अवरक्त तरंगों का उपयोग किया जाता है। फिर इसके बाद देखेंगे अपन नेक्स्ट विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम में उत्पन्न किन्हीं दो तरंगों के नाम लिखिए। तो विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम में उत्पन्न किन्हीं दो तरंगों के नाम लिखने हैं। तो दो तरंगें आप कोई सी भी लिख सकते हो, ये जो लिखी हुई है इनमें से, और ये पूरी तरंगें उत्पन्न होती है। तो ये तरंगों के नाम आप याद कर लेना। इसके बाद है विद्युत चुम्बकीय तरंगों के नाम लिखिए जो माइक्रोवेव ओवन में प्रयुक्त होती है। तो माइक्रोवेव ओवन में माइक्रोवेव उत्पन्न होती है जिसे अपन सूक्ष्म तरंगें कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन से क्षेत्र में विद्युत चुम्बकीय विकिरणों की आवृत्ति अधिकतम होती है? तो जो आवृत्ति अधिकतम होती है कौन से क्षेत्र में? वो होती है गामा में। कौन से? क्योंकि गामा तरंग की जो आवृत्ति होती है वो अधिकतम होती है और तरंग दैर्घ्य न्यूनतम होती है। तो सबसे अधिक आवृत्ति जो होती है वो गामा तरंगों की होती है। इसके बाद हम देखेंगे विद्युत चुम्बकीय तरंगों और ध्वनि तरंगों में अंतर। तो विद्युत चुम्बकीय तरंगें जो होती है वो अनुप्रस्थ प्रकृति की होती है, जबकि ध्वनि तरंगें अनुदैर्घ्य प्रकृति की होती है। और जो विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती है उन्हें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि ये अनुप्रस्थ प्रकृति की है इसलिए, और ध्वनि तरंगों को माध्यम की आवश्यकता होती है।
विद्युत चुम्बकीय तरंगों का वेग अधिक होता है, ध्वनि तरंगों का वेग कम होता है। विद्युत चुम्बकीय तरंगों का ध्रुवण आसानी से हो जाता है और ध्वनि तरंगों का ध्रुवण नहीं होता है। विद्युत चुम्बकीय तरंगे विवर्तन को कम प्रक्षेपित करती है और इसका विवर्तन अधिक होता है। ये इसका अंतर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न विकिरणों को आवर्ती के बढ़ते क्रम में लिखिए। तो ये जो तरंगे दे रखी है हमें, इनको आपको आवर्ती के बढ़ते क्रम में लिखना है। तो आवर्ती के बढ़ते क्रम में लिखेंगे तो सबसे अधिक आवर्ती जो होती है वो एक्स किरण की होगी, तो ये सबसे लास्ट में आएगी, सबसे लास्ट में। और सबसे कम जो आवर्ती होती है वो रेडियो तरंग की होती है, तो सबसे पहले आएगी। फिर आती है सूक्ष्म तरंगे और पराबैंगनी तरंगे। तो रेडियो तरंग के बाद आती है सूक्ष्म तरंग और सूक्ष्म तरंग के बाद आती है पराबैंगनी। तो इसके लिए भी आप इस ट्रिक से आराम से कर सकते हो। आवर्ती के लिए रा यानी रेडियो तरंगे, रामी, लुक्सी, इस ट्रिक से आप इसका सही जवाब दे सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत चुम्बकीय तरंगों के मूल स्रोत। तो विद्युत चुम्बकीय तरंगों का मूल स्रोत है त्वरित आवेश। क्या है? त्वरित आवेश। इसके बाद है, चुंबकत्व के लिए गाउस का नियम को मैक्सवेल के समीकरण के रूप में लिखिए। तो चुंबकत्व के लिए गाउस के नियम को मैक्सवेल के समीकरण में हम लिखते हैं तो क्लोज इंटीग्रल बी वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर बराबर 0 होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत चुम्बकीय तरंगों के कोई 4 गुण लिखिए। तो विद्युत चुम्बकीय तरंगों के आप 4 गुण लिख सकते हैं। पहला तो लिखेंगे, विद्युत चुम्बकीय तरंगे निर्वात में प्रकाश के वेग से गमन करती है। दूसरा है, विद्युत चुम्बकीय तरंगों में ई वेक्टर बी वेक्टर का अनुपात प्रकाश के वेग के बराबर होता है, यानी ई वेक्टर बटा बी वेक्टर बराबर सी होता है। इन तरंगों में विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे व तरंग संचरण की दिशा के लंबवत एक समान कला में कंपन करते हैं। और नेक्स्ट है, विद्युत चुम्बकीय तरंग की प्रकृति अनुप्रस्थ प्रकृति होती है। कैसी होती है? अनुप्रस्थ प्रकृति होती है। ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम के उन विकिरणों का नाम लिखिए जो अब हमें इनको चारों का आंसर देना है कि जो वातावरण में ओजोन परत द्वारा अवशोषित किए जाते हैं। तो वातावरण में ओजोन परत द्वारा जो अवशोषित किया जाता है वो होती है पराबैंगनी किरणें। कौन सी होती है? पराबैंगनी किरणें। फिर है, उच्च वेग वाले इलेक्ट्रॉन की धातु लक्ष्य पर बमबारी से उत्पन्न होते हैं। तो उच्च वेग वाले इलेक्ट्रॉन की धातु लक्ष्य पर बमबारी से एक्स किरणें उत्पन्न होती है। कौन सी किरणें उत्पन्न होती है? एक्स किरणें। संचार उपग्रह में प्रयुक्त होते हैं। संचार उपग्रह में सूक्ष्म तरंगें उपयोग की जाती है। और 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर की तरंग दैर्ध्य प्रास रखने वाली जो होती है वो दृश्य तरंगें होती है। कौन सी होती है? दृश्य तरंगें होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, एक आवेशित कण अपनी साम्यावस्था के दोनों ओर 100 मेगाहर्ट्ज आवृत्ति से दोलन करता है, तो दोलक द्वारा उत्पन्न विद्युत चुम्बकीय तरंगों की आवृत्ति क्या होगी? तो दोलक द्वारा उत्पन्न विद्युत चुम्बकीय तरंग की आवृत्ति 100 ही मेगाहर्ट्ज ही होगी। अगर वो 100 मेगाहर्ट्ज आवृत्ति से दोलन करता है तो उसकी आवृत्ति भी 100 मेगाहर्ट्ज ही होगी। इसके बाद विद्युत चुम्बकीय तरंगों में विद्युत क्षेत्र ई व चुम्बकीय क्षेत्र के मध्य कोण कलांतर का मान लिखिए। तो विद्युत चुम्बकीय तरंगों में विद्युत क्षेत्र और चुम्बकीय क्षेत्र के मध्य जो कोण होता है वो 90 डिग्री का होता है। और इनका जो समीकरण होता है वो होता है ई बराबर ई एम साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स जे कैप। और चुंबकीय क्षेत्र का होता है बी एम साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स कैप। कलांतर जो होगा इनका कितना आएगा? 0 डिग्री आएगा। इनका कलांतर 0 डिग्री। इसके बाद में इस चैप्टर से जो बड़े प्रश्न बन सकते हैं वो प्रश्न देख लीजिए कौन कौन से हैं। वह विस्थापन धारा की अवधारणा को समझाइए। इसके आधार पर एम्पियर मैक्सवेल का परिपति नियम स्थापित कीजिए। आवश्यक चित्र भी बनाइए। तो ये प्रश्न बड़ा बन सकता है। फिर है 32वां क्वेश्चन, विद्युत व चुंबकीय क्षेत्रों के लिए उन नियमों को उल्लेख कीजिए जिनके आधार पर विद्युत चुंबकीय तरंगों को प्रतिपादित किया जा सकता है। और इन समीकरणों को भी लिखिए। तो आपको वो चारों समीकरण लिखने हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगों के कोई 5 अभिलाक्षणिक गुण लिखिए। तो ये गुण अपन ने पढ़ लिए हैं पहले ही। विद्युत चुंबकीय तरंग के विद्युत व चुंबकीय क्षेत्र सदिशों को प्रदर्शित करते हुए संचरण की दिशा को दर्शाइए। तो चित्र बनाना है आपको इसके लिए। और विद्युत चुंबकीय तरंग स्पेक्ट्रम के बढ़ते क्रम का विस्तार को समझाइए। तो पूरा आपको समझाना है। इसके अलावा और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है विस्थापन धारा, मैक्सवेल समीकरण, विद्युत चुंबकीय तरंगों के गुण, विद्युत चुंबकीय तरंगों के उपयोग। तो इस तरीके से हमने अध्याय नंबर 8 के जो प्रश्न बैंक थी उसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए हुए थे उन सभी को अपन ने डिस्कस कर लिया है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। तो इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आपको कैसा लगा। और पूरी प्लेलिस्ट बना के डाल रखी है, तो आप इस प्लेलिस्ट को ज़रूर देख लें एग्ज़ाम में जाने से पहले। तो अब नेक्स्ट वीडियो में आपको अध्याय नंबर जो 9 है उसका वीडियो मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।